आप सब? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। जो दोस्त यूपीएससी, पीसीएस और आरएस एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए इस यूट्यूब चैनल के द्वारा आज से सीरीज जो है वो शुरू कर दी गई है। दोस्तों, इस सीरीज में हम पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री, करंट अफेयर और इन्वायरमेंट। ये जो 5 आपकी बुक्स हैं, 5 जो आपके सब्जेक्ट हैं, उन सब्जेक्ट पर आपकी पकड़ को मजबूत बनाने के लिए ये सीरीज जो है इस यूट्यूब चैनल के द्वारा प्रतिदिन अपलोड की जाएगी। जो भी दोस्त यूपीएससी, पीसीएस, आरएस, दोस्तों पीसीएस क्या है? पीसीएस का जो एग्जाम है दोस्तों, प्रत्येक स्टेट के अंदर कंडक्ट करवाया जाता है, वहाँ की जो एजेंसियाँ हैं उनके द्वारा, और ये एसडीएम लेवल का एग्जाम होता है। राजस्थान में स्पेशल आरएस का एग्जाम होता है और सेंटर में यूपीएससी का एग्जाम होता है। दोस्तों, इस सीरीज में आज के मुद्दों की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। सोशल मीडिया पर शेयर करें, और जो दोस्त पहली बार यूपीएससी, पीसीएस और आरएस का एग्जाम दे रहे हैं, उन दोस्तों से खास तौर पर निवेदन है कि जो ये आपके 5 सब्जेक्ट हैं, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, एनवायरनमेंट और करंट अफेयर, इस पर अपनी पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर इन सब्जेक्ट पर आपकी पकड़ अच्छी है तो आप पहले ही अटेम्प्ट के अंदर अपना जो सपना है वो पूरा कर सकते हैं। यूपीएससी चाहे पीसीएस चाहे आरएस एग्जाम है वो आप क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों, शुरू करते हैं आज की सीरीज नंबर 1 का जो टॉपिक्स हैं। कुछ टॉपिक्स हैं और कुछ क्वेश्चन जो है इस सीरीज के अंदर आपके सामने ऐड किए हुए हैं। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। दोस्तों, स्क्रीन को थोड़ा बड़ा करते हैं ताकि आपको दिखाई दे सब चीज़ें। पहला जो पॉइंट्स रखा हुआ है हमारा, अलग अलग पॉइंट्स के अंदर है। पहला जो पॉइंट्स है वो वित्तीय असूचना एकक भारत धन शोधन निवारण अधिनियम। जो दोस्तों अभी करंट के अंदर काफ़ी ये चल रहा है, धन शोधन निवारण अधिनियम। क्या है ये अधिनियम और ये करंट का मुद्दा क्यों बना हुआ है? इस प्रकार का क्वेश्चन जो है चाहे आरएस, पीसीएस या यूपीएससी के अंदर किसी भी प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है। तो इस प्रकार के मुद्दे के बारे में हमें थोड़ी अप्रोच, अच्छी समझ इसमें होनी चाहिए। तो ये जो है वर्चुअल डिजिटल एसेट्स सर्विस प्रोवाइडर्स को यहाँ कारण बताया है, उसको एक नोटिस जारी भी किया गया है। तो धन शोधन निवारण अधिनियम क्या है वो देखते हैं। धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 का है। धन शोधन और संबंधित अपराधों के निवारण हेतु 2002 में अधिनियम एक भारतीय कानून है। आपको पता होगा कि जो अधिनियम कोई भी बनता है, भारत के राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के बाद वो कानून बन जाता है। धन शोधन में विधि विरुद्ध रूप से प्राप्त धन को वित्तीय प्रणाली में एकीकृत करके विधि सम्मत अथवा वैध दिखाना इसके अंदर शामिल होता है। 2002 में धन शोधन के खतरे से निपटने के लिए भारत की वैश्विक प्रतिबद्धता की प्रतिक्रिया में अधिनियम इसको किया गया था। किस लिए? जो धन शोधन अधिनियम है, जिसको शॉर्टकट में हम PML1 भी बोलते हैं, ये 2002 में धन शोधन के खतरे से निपटने के लिए ये जो अधिनियम है 2002 के अंदर लाया गया था। VDASP हेतु PML धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 का अनुपालन दायित्व क्या है? तो इसकी पंजीकरण के आवश्यकता होती है। वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियां और फिएट मुद्राओं के स्थानांतरण, संरक्षण और डिजिटल संपत्तियों पर नियंत्रण से जुड़ी गतिविधियों में लगे हुए जो भी VDASP को रिपोर्टिंग के रूप में FIUIND के साथ पंजीकृत होना जरूरी है। ये इसका अनुपालन दायित्व है कि इसका FIIND के साथ पंजीकृत होना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है। और ये वर्चुअल डिजिटल जो परिसंपत्तियां हैं और फिएट मुद्रा है, उनके स्थानांतरण, संरक्षण और उन पर नियंत्रण से जुड़ी गतिविधियों की जो अनुपालन है वो PML करता है, धन शोधन अधिनियम 2002 के तहत। गतिविधि आधारित भौतिक उपस्थिति इस पर निर्भर नहीं है, बल्कि गतिविधि आधारित है, जिनमें रिपोर्टिंग, रिकॉर्ड कीपिंग्स और अन्य निर्दिष्ट दायित्व शामिल हैं। नियामक ढांचे का विस्तार है और परिवर्तन मार्च 2023 में विनियामक दायरे का विस्तार हुआ है, जिससे VDASP को PML के अंदर धन शोधन रोधी और काउंटर फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म ढांचे के तहत लाया गया है। धन शोधन निवारण कानून के तहत रिपोर्टिंग संस्थाएं अपने ग्राहक को जान्य निवारण, ग्राहक पहचान रिकॉर्ड, लाभकारी मालिक की जानकारी, बही खाता और ग्राहकों से संबंधित व्यावसायिक पत्रकार को बनाए रखने के लिए बाध्य है। PML जो धन शोधन अधिनियम था, इसके तहत आप क्या कर सकते हैं दोस्तों? कानून के तहत रिपोर्टिंग संस्थाएं अपने ग्राहकों को जान्य निवारण, ग्राहक पहचान रिकॉर्ड, लाभकारी मालिक की जानकारी, बही खाता और ग्राहक से संबंधित व्यावसायिक पत्रकार को बनाए रखने के लिए आप क्या होते हैं? बाध्य होते हैं। इसलिए ये जो कानून है PML धन शोधन अधिनियम 2002 काफ़ी चर्चा के सुर्खियों में बना हुआ है। तो इस अधिनियम के बारे में हमने बात की, ये अधिनियम है क्या और इस अधिनियम में खास बात क्या रखी हुई है और इसका परिचय और दायित्व और किसके साथ इसकी कनेक्टिविटी होनी जरूरी है। तो इस मुद्दे पर आज हमने डिस्कस किया है पहले पॉइंट के अंदर। दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की ओर। हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने श्रेष्ठ योजना पर प्रकाश डाला है।
इस योजना को लक्षित क्षेत्रों में हाई स्कूल के छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, हाल के अंदर सुर्खियों में बनी हुई है श्रेष्ठ योजना। तो हम देखेंगे कि श्रेष्ठ योजना क्या है और किस मंत्रालय ने इसको प्रकाश में लेके आए हैं। तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय जो है इसके द्वारा इसको लाया गया है श्रेष्ठ योजना। इसका मूल उद्देश्य है देश के सर्वश्रेष्ठ निजी आवासीय विद्यालयों में बच्चों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करके अनुसूचित जाति के लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति का उत्थान करना। ये इस योजना का जो है मूल उद्देश्य है, इसका श्रेष्ठ योजना का। सीबीएसई से संबंध जो निजी स्कूल है उसमें कक्षा 9 और कक्षा 11 में प्रवेश प्रदान किया जाएगा। सीबीएसई में रूल्स होता है कक्षा 9 और 10th के अंदर 11th में क्या किया जाता है, प्रवेश दिया जाता है। श्रेष्ठ योजना अनुसूचित जाति के लोगों के लिए बनाई हुई है। पात्रता क्या है, अनुसूचित जाति के छात्र जो वर्तमान में शैक्षणिक वर्ष 21-22, 22-23 में 8वीं और 10वीं की कक्षा में पढ़ रहे हैं, योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र है। तो श्रेष्ठ योजना जो है इसमें लाभार्थी कौन होंगे, जो 8वीं और 10वीं में पढ़ाई कर रहे हैं। आर्थिक सहायता स्कूल शुल्क तथा छात्रावास शुल्क को कवर करने वाले छात्र के लिए कुल शुल्क विभाग जमा करवाएगा। जो भी स्कूल का शुल्क है, छात्रावास का शुल्क है, वो श्रेष्ठ योजना में जो विद्यार्थी यहाँ पात्र घोषित होंगे उनका शुल्क जो है वो विभाग के द्वारा चुकाया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों इसमें आर्थिक सहायता जो है वो भी दी जाती है। तो आर्थिक सहायता कितनी है, योजना के तहत कक्षा 9वीं से 12वीं तक स्वीकार्य शुल्क 1 लाख से 1,35,000 रुपये रखा हुआ है। ये जो है स्वीकार्य शुल्क है इस श्रेष्ठ योजना के तहत। इस दोस्तों यहाँ पे एक ब्रिज कोर्स भी करवाया जाता है। छात्रों की स्कूल के वातावरण में सरलता से अनुकूलन करने के लिए नियमित रूप से स्कूल समय के उपरांत एक ब्रिज कोर्स प्रदान किया गया है। विभाग ब्रिज कोर्स के लिए वार्षिक शुल्क का 10% वहन करता है। तो एक ब्रिज कोर्स भी यहाँ रखा गया है जिसमें 10% जो है वो वहन कौन करेगा, विभाग करेगा। तो आपने देखा श्रेष्ठ योजना कक्षा जो 8वीं और 10वीं में विद्यार्थी पढ़ते हैं उनके लिए अनुसूचित जाति के आर्थिक सहायता देने के लिए योजना है और हाल ही के अंदर चर्चा के अंदर है ये योजना। तो किसी भी प्रकार का किसी भी क्वेश्चन पीसीएस या यूपीएससी या आरएस के अंदर आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है आज का पॉइंट नंबर 3। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की हालिया रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए सकल गैर निष्पादन परिसंपत्तियां अनुपात में महत्वपूर्ण गिरावट देखी गई है, जो मार्च 2023 के अंत में 3.9% से गिरकर सितंबर 2023 के अंत तक 3.2% रह गई है। हाल ही में आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट जारी की है जिसके अंदर जो गैर निष्पादन परिसंपत्तियां अनुपात है वो कम हुआ है, 3.9 से 3.2 पर पहुंच चुका है। देखते हैं, सबसे पहले आपको पता हो कि गैर निष्पादित परिसंपत्तियां होती क्या है। आरबीआई के अनुसार कोई परिसंपत्ति तब गैर निष्पादित हो जाती है जब वह बैंक के लिए आय उत्पन्न करना बंद कर देती है। गैर निष्पादित परिसंपत्तियां आमतौर पर एक ऋण या अग्रिम होता है जिसका मूलधन या ब्याज भुगतान एक निश्चित अवधि के लिए अतिदेय है। ज्यादातर मामलों में ऋण को गैर निष्पादित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब ऋण का भुगतान न्यूनतम 90 दिनों की अवधि के लिए नहीं किया गया हो। कृषि के लिए यदि 2 से ऋतुओं या फसलों या मौसम के लिए मूलधन और ब्याज का भुगतान नहीं किया जाता है तो ऋण को गैर परिसंपत्तियां मतलब एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो दोस्तों मतलब सीधा सा है कि आरबीआई उन परिसंपत्तियों को गैर निष्पादित परिसंपत्तियां या एनपीए घोषित कर देती है जो आय उत्पन्न बैंक के लिए आय उत्पन्न नहीं करती है। ठीक है, जो 90 दिनों तक या फिर फसल में देखें कृषि में तो 2 फसलों तक, ठीक है, 2 फसल या 90 दिनों तक वो अगर भुगतान का न्यूनतम अवधि है इसके लिए नहीं हो रहा है और बैंक के लिए वो संपत्तियां किसी प्रकार का आय उत्पन्न नहीं कर रही है तो आरबीआई या बैंक्स के द्वारा उनको एनपीए घोषित कर दिया जाता है, गैर निष्पादित परिसंपत्तियां घोषित कर दी जाती है। आशा है समझ गए होंगे कि गैर निष्पादित परिसंपत्तियां क्या होती है। अगर डेज में देखें तो 90 डेज और अगर फसलों में देखें तो 2 फसलें। आपको पता है कृषि में 2 फसलें होती है, एक 6 महीने का अंतराल होता है, तो 2 से ऋतु या फसल मौसमों के लिए मूलधन और ब्याज भुगतान नहीं होता तो एनपीए घोषित कर दिया जाता है, एनपीए में वर्गीकृत कर दिया जाता है। एनपीए दोस्तों है वो 3 प्रकार का होता है। एक होता है अवमानक परिसंपत्तियां। अवमानक परिसंपत्तियां या अवमानक एनपीए क्या होता है, जो 12 महीने से कम या उसके बराबर अवधि के लिए हो, या तो 12 महीने तक या उससे कम अवधि के लिए, चाहे 8 महीने 7 महीने 5 महीने 12 से कम है तो वो अवमानक परिसंपत्तियां हैं। दूसरी होती है संदिग्ध परिसंपत्तियां, जो 12 महीने से अधिक की अवधि से गैर निष्पादित है, एनपीए के अंदर वर्गीकृत है तो उनको बोलते हैं संदिग्ध परिसंपत्तियां, जो 12 महीने से क्या है ज्यादा की है दोस्तों। तीसरी होती है हानि परिसंपत्तियां, जो संग्रहण योग्य नहीं है और जिनकी वसूली की बहुत कम या कोई उम्मीद नहीं है। अब ऐसे लग जाता है कि यहाँ जो है मुद्दा जो बचा है वो ना के बराबर बचा है। बैंक्स को ऐसा लगता है कि ये जो पैसा है वो नहीं के बराबर आने वाला है। अब इसमें किसी प्रकार का कोई नहीं बचा है, किसी प्रकार की कोई प्रोसेस नहीं है कि ये पैसा आ सकता है, नाम मात्र का है कि काश आ जाए, ठीक है ना। तो वो परिसंपत्तियां जो है उनको बोलते हैं हानि परिसंपत्तियां।
दोस्तों सकल एनपीए और निवल एनपीए दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। सकल एनपीए ये अंतरिम राशि में कटौती किए बिना ही एनपीए की कुल जो राशि होती है। अंतरिम जो राशि है उसमें आपने कोई कटौती नहीं की, कुल जो एनपीए की राशि है, कुल जो गैर निष्पादित राशि है, उसको हम सकल एनपीए के नाम से जानते हैं। निवल एनपीए जो होता है दोस्तों, सकल एनपीए में से जो प्रावधान घटाने पर निवल एनपीए प्राप्त होता है। दोस्तों सकल एनपीए का मतलब सीधा सा मतलब है कि जो अंतरिम राशि में कटौती किए बिना ही जो टोटल एनपीए है उसको हम क्या बोलते हैं, सकल एनपीए। दोस्तों निवल एनपीए वो होता है कि जब जो सकल एनपीए आपको प्राप्त हुए उसमें से प्रावधान घटा दिए जाए। अब आप सोचेंगे ये प्रावधान घटाने का मतलब क्या है, या प्रावधान घटा क्या होता है। ये अगर सकल एनपीए में से प्रावधान घटाया उसको घटा देंगे तो आपके पास निवल एनपीए प्राप्त होगा। अब दोस्तों ये प्रावधान का मतलब क्या है, प्रावधान का तात्पर्य ऋण अथवा एनपीए से उत्पन्न होने वाले जो संभावित नुकसान है उसकी भरपाई करने के लिए बैंकों द्वारा अलग रखे धन से है। दोस्तों जब भी किसी बैंक में जो एनपीए पड़ा हुआ है, एनपीए काफी है, भुगतान नहीं के बराबर हो रहा है, तो दोस्तों बैंक अपने पास क्या करता है, कुछ प्रावधान के रूप में ऋण रखता है ताकि उनकी भरपाई किया जा सके। एनपीए जो गैर निष्पादित परिसंपत्तियां उनकी भरपाई की जा सकती है, तो ये प्रावधान होता है। इस प्रावधान को अगर आप सकल जो एनपीए इनमें से घटा देंगे, जो प्रावधान रखा हुआ है, ऋण जो रखे हुए हैं भरपाई के लिए, उनको घटा दोगे तो निवल एनपीए आपको प्राप्त होगा। भारत में एनपीए से निपटने के क्या प्रावधान है, तो बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध ऋण वसूली और अधिनियम 1993 इसके तहत बैंकों और वित्तीय संस्थाओं पर शोध ऋणों पर त्वरित निर्णय लेने तथा उन्हें पुनर्प्राप्त करने के लिए ऋण वसूली अधिकरण तथा ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण की स्थापना की गई है। भारत के अंदर जो भी एनपीए पड़ा है या जिन्होंने कर्ज उठाया है उनसे भुगतान करने के लिए वित्तीय संस्थाओं को शोध ऋण वसूली के लिए अधिनियम बना हुआ 1993 का। यह भारत के अंदर ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा एनपीए को प्राप्त किया जाता है। कई बार नहीं होता, कई बार हो जाता है, लेकिन अधिनियम 1993 का है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित का परिवर्तन अधिनियम 2002 बैंक तथा वित्तीय संस्थाओं को न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना ही डिफॉल्ट उधारकर्ताओं की सुरक्षित परिसंपत्तियों को कब्जे में लेने और उसकी बिक्री करने का अधिकार भी देता है। जो वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण है, इसके लिए पुनर्निर्माण हेतु प्रतिभूति हित का परिवर्तन अधिनियम 2002 बना हुआ है, जिसमें बैंक तथा वित्तीय संस्थाओं को न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना, अगर दोस्तों किसी से जो पैसा लेना है और वो पैसा नए के बराबर आ रहा है, तो 2002 का एक अधिनियम है जिसमें कोर्ट्स के हस्तक्षेप के बिना ही डिफॉल्ट उधारकर्ताओं की सुरक्षित जो परिसंपत्तियां हैं उसको कब्जे में लेने और उसकी बिक्री कर नगद प्राप्त करने का अधिकार भी उनको होता है। ठीक है ना, बैंक्स को यह अधिकार होता है कि जो भी उधारकर्ता है उसकी जो भी संपत्ति बची हुई है उस संपत्ति को अपने कब्जे में ले सकते हैं और उसकी बिक्री कर सकते हैं। ठीक है ना, ये अधिकार 2002 में ये प्रावधान है प्रतिभूति अधिनियम 2002 के तहत। दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 भी है, ये भी एनपीए सहित तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के लिए एक फर्स्ट ट्रैक कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया प्रदान करती है। त्वरित और फर्स्ट के लिए दिवाला शोधन अक्षमता संहिता 2016। तो भारत में आपने देखा होता 1993 का अधिनियम बना हुआ है, 2002 का एक प्रावधान है प्रतिभूतियां जिसके तहत जो भी उधारकर्ता है उसकी संपत्ति को कब्जे में लेने या बेचने का अधिकार देता है बिना कोर्ट्स के हस्तक्षेप के बिना। और तीसरा जो त्वरित और तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के लिए फर्स्ट ट्रैक कॉर्पोरेट दिवाला के लिए दिवाला शोधन अक्षमता संहिता 2016 बनी हुई है। तो ये था आज का तीसरा टॉपिक। दोस्तों आज के चौथे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। चौथा टॉपिक है दोस्तों आज का, न्यूयॉर्क टाइम्स बनाम ओपन एआई अधिकारों की लड़ाई। न्यूयॉर्क टाइम्स बनाम ओपन एआई अधिकारों की लड़ाई। न्यूयॉर्क टाइम्स बनाम ओपन एआई और माइक्रोसॉफ्ट के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की है, जिसमें चैट जीपीटी सहित मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए उसकी सर्वाधिक सामग्री के अनाधिकृत उपयोग का आरोप लगाया गया। ये कानूनी विवाद जेनेरिक एआई प्लेटफॉर्म के युग में बौद्धिक संपदा अधिकारों पर व्यापक बहस को रेखांकित करता है। यह बहस ऐसे समय में जोर पकड़ रही है जब भारत सहित दुनिया के देशों में पुराने प्रतिधिकारों मतलब कॉपीराइट्स कानून है जिन्हें एआई की लहर को ध्यान में रखते हुए फिर से कल्पना करने की जरूरत है। तो दोस्तों हाल ही के अंदर न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर ये एआई जो है और माइक्रोसॉफ्ट के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की है, जिसमें चैट जीपीटी सहित मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए उसके जो सर्वाधिक अधिकार सामग्री अनाधिकृत उपयोग का आरोप है वो लगाया जा रहा है। कॉपीराइट्स जो अधिनियम है जो भारत में भी बना हुआ है, उसका जो मुद्दा है न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर उठा हुआ है। जोर से लड़ाइयाँ चल रही है, माइक्रोसॉफ्ट के कानूनी कार्रवाई चल रही है चैटजीपीटी सहित। ये कानूनी विवाद जेनेरिक एआई प्लेटफॉर्मों के युग में बौद्धिक संपदा अधिकारों पर व्यापक बहस को रेखांकित करता है, और यह बहस ऐसे समय में जोर पकड़ रही है जब भारत सहित दुनिया के देशों में पुराने जो भी कॉपीराइट्स कानून है जिन्हें एआई की लहर को ध्यान में रखते हुए फिर से कल्पना करने की
जरूरत है, मतलब अपने कानूनों में सुधार करने की फिर से जरूरत है। भारत में रचनात्मक कार्यों को कॉपीराइट अधिनियम के तहत विनियमित किया गया है। ठीक है, भारत में जो कॉपीराइट अधिनियम बना हुआ है उसके तहत इसको विनियमित किया गया है। तो ये न्यूयॉर्क की तरफ से जो चौथा मुद्दा था वो आज हमने आपके साथ थोड़ा क्लियर किया है। पांचवा जो मुद्दा है वो हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अयोध्या में नवनिर्मित महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है कहाँ, तो फैक्ट के रूप में आपको पता होना चाहिए अयोध्या यूपी के अंदर है। उद्घाटन हाल ही में हुआ है 2024 में। किया किसने है दोस्तों, तो ये किया है पीएम ने। 16वां वित्त आयोग का गठन हो चुका है। छठे पॉइंट में देखते हैं, भारत सरकार, आपको पता होगा वित्त आयोग का गठन जो अनुच्छेद 280 फर्स्ट में अनुपालन में किया जाता है आर्टिकल 280 के तहत। और इसके जो अध्यक्ष बने हैं वो आपको दोस्तों याद होगा, वो इसके अध्यक्ष हैं जो नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष थे, नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे प्रोफेसर डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, उसको अध्यक्ष बनाया गया। 16वें वित्त आयोग की स्थापना की गई है जिसमें संघ और राज्यों के बीच कर आय का वितरण, राज्यों को सहायता अनुदान को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत एवं पंचायत व नगर पालिका जैसे स्थानीय निकायों के लिए राज्य निधि को बढ़ाने के उपाय भी शामिल है। जो 16वां वित्त आयोग बनाया गया, इसके अंदर टाइम मांगा है उन्हें अपनी रिपोर्टिंग करने के लिए, टाइम दिया गया और उसी टाइम ये अपनी रिपोर्टिंग करेंगे। और इसके अलावा इस बार जो है पंचायत व नगर पालिका जैसे स्थानीय निकाय है उनके लिए राज्य निधि को बढ़ाने के उपाय भी इसमें हैं। और जो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 है उसके तहत आपदा प्रबंधन वित्त पोषण व्यवस्था की समीक्षा और सुधार के लिए सिफारिश करने का काम भी इस बार इनको सौंपा गया। 2005 का जो आपदा प्रबंधन अधिनियम है उसकी समीक्षा और उसमें सुधार करने की सिफारिश का भी कार्य दिया गया है। आयोग अपनी जो रिपोर्ट है वो 31 अक्टूबर 2025 तक अपनी रिपोर्ट उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। 7वां जो पॉइंट है दोस्तों वो है उपासना स्थल के धार्मिक चरित्र को परिभाषित करने के लिए आवश्यक परीक्षण। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अनुसार उपासना स्थल अधिनियम 1991 किसी भी उपासना स्थल के धार्मिक चरित्र को स्पष्ट नहीं करता और इसे केवल दस्तावेजी तथा मौखिक चरित्र को स्पष्ट साक्ष्य के आधार पर एक परीक्षण में निर्धारित किया जा सकता है। तो ये हाल ही के अंदर मामला है उपासना स्थल को धार्मिक चरित्र को परिभाषित करने का। और इलाहाबाद जो हाई कोर्ट है उनकी तरफ से एक जो दलील दी गई है, उन्होंने कहा है कि उपासना स्थल अधिनियम 1991 किसी भी उपासना स्थल के धार्मिक चरित्र को स्पष्ट नहीं करता है। तो उपासना स्थल अधिनियम 1991 जो है वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जब करंट का मुद्दा सुर्खियों में उठा हुआ है, तो यहां से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन बनने की संभावना रह सकती है। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने है। सॉरी, थोड़ा सा क्वेश्चन कम जूम करते हैं ताकि आपको क्लियरिटी के साथ सारे ऑप्शन दिखाई दे पाए। मैं क्वेश्चन का साइज थोड़ा कम कर रहा हूं दोस्तों। अब देखें, पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा हाल ही में समाचारों से आए दबाव युक्त परिसंपत्तियों के धारणीय संरचना पद्धति का सर्वोत्कृष्ट वर्णन करता है। दोस्तों पहला ऑप्शन है ये सरकार द्वारा निरूपित विकास परक योजना की पारिस्थितिकी कीमतों पर विचार करने की पद्धति है। दूसरा ऑप्शन है ये वास्तविक कठिनाइयों का सामना कर रही बड़ी कॉपीराइट इकाइयों की वित्तीय संरचना के पुनर्संरचना के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्कीम है। ये केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के बारे में सरकार की विनिवेश योजना है, या ये सरकार द्वारा हाल ही में क्रियान्वित इंसॉल्वेंसी एंड बैंक क्रैप्टेकेसी कोड का एक महत्वपूर्ण उपबंध है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ये वास्तविक कठिनाइयों का सामना कर रही बड़ी कॉपीराइट इकाइयों की वित्तीय संरचना के पुनर्संरचना के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्कीम है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय चुनाव आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है चुनाव आयुक्त का कार्यकाल और उनके पदभार संभालने की तारीख से 5 वर्ष या उनके 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के दिन तक जो भी पहले होता है। दूसरा कथन है मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय उसके किसी न्यायाधीश को हटाने के तरीके और कारणों के अतिरिक्त किसी अन्य तरीके और कारण से उनके पद से नहीं हटाया जा सकता। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त को समान अधिकार प्राप्त है परंतु मिलने वाले वेतन और भत्ते में असमानता है। तो ये 3 कथन यहाँ पर रखे हुए हैं। भारतीय चुनाव आयोग जो हाल ही के अंदर कमेटी बनी थी इनकी कि भारतीय चुनाव आयोग के लिए एक समिति बननी चाहिए जिसके अंदर पहले जो चीफ जस्टिस है उनका नाम रखा गया था, फिर बिल लाने के बाद चीफ जस्टिस को बाहर कर दिया गया है। तो ये भी सुर्खियों में मुद्दा बना हुआ है। तो आपको बताना है कौन सा कथन असत्य है। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो 5 वर्ष या 62 वर्ष की आयु है वो नहीं है, ये गलत है। दूसरा कथन बिल्कुल सही है,
चुनाव आयोग जो होते हैं उनको हटाने का तरीका, सुप्रीम कोर्ट के जो सदस्य होते हैं उनको हटाने के तरीके से हटाया जा सकता है और कोई तरीके से हटाया नहीं जाता है। इनका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष या 65 वर्ष 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले होता है वो होता है भारतीय चुनाव आयोग का कार्यकाल। और इनको जो मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त को समान अधिकार प्राप्त है, परंतु मिलने वाले वेतन और भत्ते में असमानता है। ऐसा नहीं है, मिलने वाले वेतन और भत्ते में क्या है, समानता है। तो ये भी कथन जो है वो गलत है। तीसरा और पहला गलत है, दूसरा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीजीआई के बारे में। नियंत्रक के महाले का परिरक्षक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 में इसके स्वतंत्र पद की व्यवस्था की गई है, सीएजी केग की। इसे पद से हटाए जाने की प्रक्रिया उसी रीति व आधार पर है जिन पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए वर्णित है। ये सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत सरकार के या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी और पद का पात्र नहीं होगा। तो क्या तीनों ऑप्शन सीएजी के बारे में सही है? एक ऑप्शन और है चौथा, इसका कार्यकाल 5 वर्ष या 62 वर्ष जो भी पहले हो की आयु तक होता है। तो दोस्तों जो पहला कथन है वो सही है, दूसरा भी सही था, तीसरा भी सही था, लेकिन चौथा जो कथन है वो गलत है। बिल्कुल इसको जो अनुच्छेद 48 के अंदर 148 में इसके पद की स्वीकृति है स्वतंत्र रूप से, इसको हटाने की रीति उसी प्रकार की है जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाते हैं। इसका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो वो होता है। ऑप्शन नंबर 4 गलत है, तीनों बिल्कुल सही है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक तरफ है गठबंधन सरकार, एक तरफ है प्रधानमंत्री। जनता पार्टी मोरारजी देसाई, राष्ट्रीय मोर्चा चौधरी चरण सिंह, यूनाइटेड फ्रंट वीपी सिंह, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन मनमोहन सिंह। केवल एक युग्म सही है, 2 सही है, 3 सही है या उपयुक्त सभी सही है? तो दोस्तों 2 सही है। अब 2 सही कौन से हैं? जनता पार्टी 1977-79 में बनी थी, उस समय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई था, बिल्कुल सही था। राष्ट्रीय मोर्चा 1989 में बनी 90 में, उस समय राष्ट्रीय मोर्चा के समय प्रधानमंत्री थे वीपी सिंह। यूनाइटेड फ्रंट जो है दोस्तों 1997-98 में बनी, उस समय थे इंद्र कुमार गुजराल। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार मनमोहन सिंह के समय 2004 से 9 के बीच में रहती है। तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 सही थे और 2 हमारे क्या थे, गलत थे। तो केवल 2 युग्म इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है दोस्तों लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है दोस्तों लोकपाल की संरचना में एक अध्यक्ष तथा अधिकतम 8 सदस्य होंगे जिनमें 50% सदस्य न्यायिक सेवा के होंगे। दूसरा है लोकपाल के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत प्रधानमंत्री, मंत्रीगण, संसद सदस्य एबीसी और डी श्रेणी के केंद्र सरकार के अधिकारी आते हैं। असत्य कथन बताना है। तो दोस्तों लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013, उस अधिनियम की धारा 3B के अनुसार लोकपाल का एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य होंगे जिनमें 50% सदस्य न्यायिक सेवा के होंगे, बिल्कुल सही है। तो ये ऑप्शन गलत नहीं है, यहाँ असत्य पूछा तो ये असत्य नहीं है, ये सही है। दूसरा है लोकपाल के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद सदस्य एबीसी डी श्रेणी के केंद्र सरकार के अधिकारी भी आते हैं। तो दोस्तों ये दोनों ही कथन सही है और हमसे पूछा गया है कि इसमें असत्य कौन सा है, तो असत्य इसमें कोई नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। तो ये था दोस्तों आज का जो हमने आपके सामने क्वेश्चन भी रखे हैं ताकि आपको ये भी पता चले कि यूपीएससी, पीसीएस और आरएस एग्जामों में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरे जो करंट के मुद्दे बने हुए हैं और उसके साथ जो अधिनियम वगैरह आते हैं वो अधिनियम पर अपनी थोड़ी पकड़ होनी चाहिए, उसके बारे में हमारे को अच्छी नॉलेज होनी चाहिए और बेसिक जानकारी के साथ साथ थोड़ा इंप्रूव तथ्यों के बारे में भी हम पढ़ सके, क्योंकि ये दोस्तों इंडिया के सबसे बड़े एग्जामों में शामिल होते हैं और इन एग्जामों को क्लियर करना इतना सिंपल नहीं है। इसलिए अपनी मेहनत, अपनी ईमानदारी और अपने वफादारी पर भरोसा रखें। सबसे पहले खुद पर भरोसा रखें कि मैं कर सकता हूं, चाहे कुछ भी है। इंसान से ऐसा कोई कार्य नहीं है जो वो नहीं कर सकता। बस आपको नॉलेज लेना है। सबसे पहले जो पहली बार इसकी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैंने शुरुआत में भी बताया था, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, एनवायरनमेंट और करंट, इन टॉपिकों पर आप क्या करें, पकड़ बनाएं, अच्छी समझ पैदा करें और अच्छे नॉलेज के साथ पढ़ें और अच्छे टीचर से पढ़ें। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं न्यू सीरीज के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को गाइड करें ताकि सभी को इस फ्री ऑफ कॉस्ट सीरीज का फायदा हो सके। चाहे आप यूपीएससी, पीसीएस या आरएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए ये बहुत ही फायदेमंद सीरीज इस यूट्यूब चैनल के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो शुरू की गई है। दोस्तों फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू।